नमस्कार दोस्तों। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दंगल, और उसमें एक गाना था, माँ के पेट से मरघट तक है मेरी कहानी, पल पल प्यारे दंगल दंगल। जब ये फिल्म आई तो ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित थी। हमें लगा कि अतीत में कोई ऐसी घटना हुई और बाद में उस पर एक बायोपिक बन गई, एक फिल्म का निर्माण हो गया। लेकिन ये फिल्म इस तरह से हमारी आंखों के सामने फिर से आएगी और ये जो गीत है ये इतना प्रासंगिक होकर के उभरेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। दरअसल पिछले कुछ एक सालों में भारतीय कुश्ती में कई प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आए हैं और उनमें आज विनेश फोगट का नाम शायद सबसे ऊपर आ गया है। क्यों आखिर पहलवानों की एक बड़ी कतार में एक ऐसी खिलाड़ी जिसके पास ओलंपिक का कोई मेडल नहीं है, उसके पास ओलंपिक में कोई ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड जैसी उपलब्धि नहीं है, इसके बावजूद विनेश फोगट आज हर एक भारतीय के दिल में उनके प्रति एक गहरा सम्मान है, एक सहानुभूति है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमारे देश के लिए एक नेशनल प्राइड बन गई है। देखिए, हर एक विजेता की किस्मत में हमेशा जीत नहीं लिखी होती। विनेश फोगट की भी किस्मत में नहीं थी। 2016 में रियो ओलंपिक्स में उन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला, हार गई। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, फिर हार गई। और उसके बाद उनकी जिंदगी में पेरिस ओलंपिक के ठीक पहले एक बड़ा भूचाल आया। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ 5 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और कई सारे पहलवान अपने साथी पहलवानों के पक्ष में आंदोलन पर उतर आए। हमने देखा कि कैसे उन पहलवानों के साथ पुलिस ने ज्यादती की, राजनीतिक दलों की ओर से, उनके नेताओं की ओर से बेहद अभद्र टिप्पणियां की गईं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोल्स लगा दिए गए। और उन पहलवानों ने जिन्होंने भारत का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक रोशन किया था, उनको सड़कों पर घसीटा गया। उनके साथ तिरंगे झंडे जो उन्होंने ओढ़ रखे थे, अपने मेडल्स जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखे थे, उन्होंने धमकी दी कि अब हम जाकर के अपने मेडल्स को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। बाद में तमाम नेताओं की अपील पर हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनके मनाने पर आखिरकार इन पहलवानों ने निर्णय अपना वापस ले लिया। लेकिन उस समय सोशल मीडिया में वायरल हुई जो तस्वीरें हैं कि किस तरह सत्ता प्रतिष्ठान ने इन पहलवानों के आंदोलन को न सिर्फ कुचलने की कोशिश की बल्कि उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। और उसी बीच में फिर विनेश फोगट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब जरा मैं आपको यहां पर यौन उत्पीड़न के मामले और उन मामलों के बीच से अगर कोई लड़की, कोई महिला सामने आती है और हिम्मत के साथ जो उसका यौन उत्पीड़क है उसका मुकाबला करती है, समाज की परवाह नहीं करती बल्कि समाज से कहती है कि तुम उत्पीड़क की तरफ नहीं उत्पीड़ित की तरफ आकर के खड़े हो, तो ये कितनी हिम्मत का काम होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यौन उत्पीड़न के ज्यादातर जो मामले हैं वो आस पड़ोस, घर परिवार और आपके परिचित, आपके ऑफिस स्पेस के भीतर ही घटित होते हैं। हमारे देश में रेप को लेकर के एक बड़ी चर्चा बनी और जो बननी भी चाहिए थी, लेकिन यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उन पर उस तरह की चर्चा नहीं बनी है
और इस चर्चा के न बनने की वजह से आज भी तमाम बार रेप पर तो अब लड़कियां खड़ी होने लग गई, खुलकर के वो जो रेपिस्ट है उसका सामना करने लग गई हैं। लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले पर बोलना अभी भी भारतीय समाज के लिए बहुत मुश्किल है। आपने अपने आस पड़ोस कितने सारे यौन उत्पीड़न के मामले सुने होंगे और सुन करके आपने उनको इसलिए इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि जो पीड़िता है, जो लड़की है, वो खुद उस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहती। कास्टिंग काउच या किसी एक सेक्टर में मौका देने के नाम पर जिस तरह से यौन उत्पीड़न किया जाता है, उसमें बॉलीवुड तो लगातार चर्चा में बना रहा। लेकिन आप अपने आसपास, अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने ऑफिस स्पेसेस में ऐसे तमाम मामले जानते होंगे जहां पर कोई एक व्यक्ति लगातार उत्पीड़न करता रहता है, लेकिन चूंकि कोई लड़की, कोई औरत आवाज नहीं उठा पाती, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे मामले सामने आए जहां पर प्रोफेसर्स ने अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ को इंडिसेंट प्रपोजल्स दिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियों ने बाहर बोलना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, एक पूरी कैंपेन चलाई और वो कैंपेन आप जानते हैं, वो मी टू कैंपेन के नाम से बहुत ही ज्यादा चर्चित हुई। उस कैंपेन के बारे में कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि लड़कियां अपने यौन उत्पीड़क के खिलाफ बोलने से आज भी बहुत ज्यादा हिचकती हैं। ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नौकरी के नाम पर, किसी अन्य लाभ के नाम पर या किसी को डराकर धमकाकर किसी लड़की या महिला का यौन उत्पीड़न ना करता हो। चलिए मैं आपको एक अपना एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के, किसी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जानता हूं। प्रोफेसर से मतलब एसोसिएट, असिस्टेंट या प्रोफेसर कुछ भी हो सकता है, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान जो अस्थायी महिलाएं थीं या एडहॉक टीचर्स थीं, उन एडहॉक टीचर्स का लगातार यौन उत्पीड़न किया। एडहॉक टीचर्स का मतलब यह होता था कि 4 महीने का एक नियुक्ति पत्र आपको दिया जाता था और एक दिन के ब्रेक के बाद फिर एक बार 4 महीने का रिचार्ज कूपन जो है वो आपको पकड़ा दिया जाता था कि आप अगले 4 महीने के लिए अभी आपको एक बार फिर से आपकी सर्विस का एक्सटेंशन कर दिया गया। इसलिए इन लड़कियों के गर्दन पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी कि 4 महीने के बाद उन्हें एक्सटेंशन का लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इन एडहॉक लेटर्स के अंदर लिखा होता था कि 24 घंटे के अंदर कभी भी उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी उनकी नौकरी इस 4 महीने के टेन्योर में भी जा सकती थी। अब इसमें से कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति बने जिसके हाथ में यह ताकत हो कि वो नौकरी दे और छीन ले, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये लड़कियां उनसे घबराएंगी। और मुझे पता चला कि उक्त जो शिक्षक है, उन्होंने इस नौकरी के नाम पर बहुत सारी लड़कियों को यौन उत्पीड़न उनका किया। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज, उस प्रबुद्ध समाज के भीतर शिक्षिकाएं, उन शिक्षिकाओं ने कभी भी उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो जो एडहॉक टीचर्स हुआ करते थे, उन एडहॉक टीचर्स को अपना रिचार्ज कूपन 4 महीने के बाद लेना होता था। उनको अपनी नौकरी 24 घंटे के टर्मिनेशन लेटर से बचानी होती थी और भविष्य में अगर कभी परमानेंट होने की गुंजाइश बने तो एक ग्लोरियस टीचिंग कैरियर को बचाने के लिए भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई लड़की यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी होती है तो उसको कितने अधिक साहस की जरूरत होती है।
और इसलिए विनेश फोगाट और उनकी जो साथी हैं, उन्होंने बहुत पहले इस देश के भीतर साहस की एक मिसाल कायम कर दी थी। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट को तो ओलंपिक्स खेलना था। दो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल हार के बैठी थी। उनका सपना था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड जीते। और किस से वो लड़ाई चल रही थी? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ। वो अध्यक्ष जो कि ओलंपिक एसोसिएशन से लेकर के और तमाम सारे खेल प्रतिष्ठानों में बहुत प्रभावी है और सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा है। इसके लिए बहुत ज्यादा साहस की जरूरत थी और विनेश फोगाट ने वो साहस दिखाया और इसलिए विनेश फोगाट आज इस देश के लिए एक सम्मान का प्रतीक बन गई है, एक साहस का प्रतीक बन गई है। देखिए, जब पूरा कैरियर दांव पर लगा हो उस समय सच बोलना ही साहस है। साहस सुविधा का नाम नहीं होता, साहस सत्य होता है। इसलिए सत्य को बचाना, सत्य को पकड़ना और सत्य पर अडिग रहना विनेश फोगाट को गांधी की परंपरा में, भगत सिंह की परंपरा में डाल देता है। जो ये नहीं देखते कि इस सच को बोलने से मेरा कितना नुकसान होगा, बल्कि यह सोचते हैं कि आज सच बोलना जरूरी है, भले ही इसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जब विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के बाद, खुद को डिस्क्वालीफाई करने के बाद, होने के बाद आज उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने कुछ महीनों पहले यह लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके अधीन काम करने वाले बहुत से अधिकारी, खेल संघ के कर्मचारी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ओलंपिक्स ना खेल पाए। इतने सारे ऑड्स के बावजूद विनेश ओलंपिक में न सिर्फ पहुंची, बल्कि उन्होंने पहले ही मैच में पिछले 82 मैचेस से जो अनविनिंग, जिसको कोई जीत नहीं पाया, इनविंसिबल एक प्लेयर को ऐसी पटकनी दी कि उसे कहा गया कि यह तो पेरिस ओलंपिक्स में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। इतनी बड़ी पहलवान के खिलाफ जब विनेश लड़ रही थी तो मुझे लगता है कि शायद वो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ एक बार फिर साहस से खड़ी हो रही थी, हिम्मत के साथ खड़ी हो रही थी कि मुझे अब यह प्रतिस्पर्धा जीत के दिखाना है। जब विनेश फोगाट खुद ऐसी बात कह रही हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि उनके आस पड़ोस जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, जिन्हें इसलिए ओलंपिक्स में भेजा गया है कि वो अपने खिलाड़ियों की मदद करें, विनेश फोगाट को उन्हीं से डर था। और इसलिए जब यह महज 100 ग्राम का यह मुद्दा आया तो उसके बाद यह चर्चा आम हो गई कि कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। अब अगर कॉन्स्पिरेसी है तो यहां सवाल होना चाहिए कि आखिर ये राजनीतिज्ञ पिछले लंबे समय से स्पोर्ट्स एसोसिएशन के भीतर कर क्या रहे? ये केवल आज नहीं हो रहा। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आखिर बीसीसीआई के अंदर राजीव शुक्ला इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे, या अनुराग ठाकुर क्या करने आ गए, या आज जय शाह क्या कर रहे हैं। मतलब आपके पास पावर पोजीशन है और आपके मन में खिलाड़ी बनने की हसरत थी, तो आप अब उस पावर पोजीशन का फायदा उठा के किसी खेल संघ में घुस जाइए। ब्रजभूषण शरण सिंह निश्चित है कि वो अखाड़ा और पहलवानी करते रहे लंबे समय तक, तो उनके दिल में सपना था, लेकिन कोई बड़ा अचीवमेंट उनका रेसलिंग में नहीं है, लेकिन वो भारतीय कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी पावर के साथ में आप पोजीशन को खरीद लेते हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आखिर सुरेश कलमाड़ी
भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में क्या कर रहे थे। तो इसीलिए मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि आखिर आज नीता अंबानी भारतीय ओलंपिक संघ के भीतर क्या कर रही है। आखिर ये पॉलिटिशियंस, ये कॉरपोरेट्स जो पावर को अपने ढंग से अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, वो खेलों पर जाकर इस तरह अपना वर्चस्व क्यों स्थापित करते। उसके लिए खिलाड़ी होने चाहिए। आप सीनियर खिलाड़ियों को मौका दीजिए, उनसे कहिए कि आप पहलवानों की जरूरत को बेहतर समझते हैं, इसलिए आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन नहीं। तो विनेश फोगाट जब आज उन्होंने बहुत ही दुखद रूप से कुश्ती से संन्यास ले लिया है, यहां यह सवाल जो है बहुत रेलिवेंट हो जाता है कि आखिर ये पॉलिटिशियंस जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के भीतर क्यों है, और इस पर भी खुल करके बात होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी बात आज के वीडियो में कि यह बात तो समझ में आती है कि ओलंपिक्स का एक मापदंड है और एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। विनेश फोगाट जो पहले 57 किलोग्राम वर्ग में लड़ती थी, इस बार वो 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही थी। उम्र बढ़ती है, नई उम्र के खिलाड़ी आपकी वेट कैटेगरी में आ जाते हैं, आप उनको कंपीट नहीं कर पाते कई बार, तो वजन कम करके आप अपने से कम वजन की कैटेगरी में चले जाते हैं। 50 किलोग्राम की इस प्रतिस्पर्धा में विनेश फोगाट ने एक के बाद एक पहलवानों को धूल चटाई और ओलंपिक्स के सारे मापदंडों पर खरा उतरते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब जब उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अगला फाइनल जो है वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए होना था, उस मैच के पहले उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया। अच्छी बात है, आप अपने मापदंडों पर अगर किसी खिलाड़ी को ओवरवेट पाते हैं तो आप उसको उस मैच से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मैं यहां पर इस कहानी के उस हिस्से में नहीं जाता कि आखिर ये 100 ग्राम वजन बढ़ा कैसे। आखिर हमारे जो ओलंपिक्स के भीतर जो डाइटिशियंस गए हैं, जो कोच गए हैं और जो दूसरे अधिकारी गए हैं, वो आखिर क्या घूमने फिरने गए? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहां पर पदकों का ऐसा सूखा पड़ा हो, एक खिलाड़ी सिल्वर और गोल्ड मेडल के लिए इतना ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसका आप 100 ग्राम वजन मेंटेन नहीं कर पाए। पूरी रात विनेश फोगाट दौड़ती रही, डिहाइड्रेट हो गई। मुझे नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट बता सकती हैं कि उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसने उनकी कितनी मदद की। लेकिन अगर 100 ग्राम वजन उसके बावजूद कम नहीं हुआ और वो फाइनल खेलने से वंचित हो गई, तो आखिरकार सिल्वर मेडल तो उन्होंने कमा लिया था ना, या पहले के मैचेस में जितने मैच उन्होंने जीते उनसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये ओलंपिक्स के कौन से नियम, कौन से मापदंड हैं जिससे विनेश फोगाट को सिल्वर से भी वंचित कर दिया गया? अब यहां पर कंस्पिरेसी के ऊपर कंस्पिरेसी आती है कि आखिर सिल्वर मेडल जिसकी विनेश फोगाट पूरी तरह से हकदार थी, उस सिल्वर मेडल भी उनसे क्यों छीन लिया गया? अगर पेरिस ओलंपिक एसोसिएशन, जो पेरिस के जो आयोजक हैं, और ओलंपिक एसोसिएशन को सोने और चांदी की किल्लत हो गई है, तो वो हिंदुस्तान को बता दें। एक जमाना हुआ करता था जब ये सारे यूरोपियंस हिंदुस्तान सोना और चांदी लूटने आते थे। आज भी हमारे घरों में सोने और चांदी अगर निकाल करके राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से कोई रख दे तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चांदी हमारे पास है। अगर चांदी की किल्लत हो गई है, सोने की किल्लत हो गई है, तो हमसे मांग लीजिए। मैं ये भावावेश में कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही इमोशनल बात है। केवल इसलिए नहीं कि आपने किसी एक आम खिलाड़ी को सिल्वर मेडल से वंचित कर दिया या गोल्ड के लिए मुकाबला खेलने से वंचित कर दिया। मामला यह है कि उस खिलाड़ी को वंचित किया गया जिसने कुछ समय पहले यौन उत्पीड़न के मामले में सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। और एक तरफ जब सारे के सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उसकी टीम, उसके आसपास उसके अधिकारी और कर्मचारी जिसकी वो शिकायत कर रही थी, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची, तो एक आम व्यक्ति विनेश फोगाट जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसे इस तरह के दमन, अत्याचार और अन्याय के बीच में
अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हम लोग अपने पैशन और कंपैशन के साथ विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, क्योंकि विनेश फोगाट हमारे लिए एक नेशनल प्राइड बन गई है। वो गोल्ड जीते ना जीते वो अलग बात है, उन्होंने करोड़ों करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। क्योंकि मैंने कहा कि खेल के साथ साथ विनेश फोगाट के अंदर वो साहस है, जो साहस उन्हें अद्वितीय खिलाड़ी बनाता है। अद्वितीय खिलाड़ी इसलिए क्योंकि उन्होंने ये परवाह नहीं की थी कि उनके साथ क्या होगा या क्या क्या होगा। और इसीलिए विनेश फोगाट के लिए हम सबकी तरफ से यह संदेश है कि विनेश फोगाट खाली हाथ नहीं लौटी हैं, उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों दिल जीत लिए हैं और ऐसे करोड़ों मेडल उनके गले में आज लटक रहे हैं और कल को उनके हृदय के भीतर सुशोभित होंगे। विनेश फोगाट, आप अकेले नहीं हैं, ये पूरा देश आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।